नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम पर्यावरण का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जहां पर हम विश्व के प्रमुख बायोम के ऊपर चर्चा करेंगे। इस पूरे टॉपिक को हम हर बार की तरह एमसीक्यू के माध्यम से ही समझने का प्रयास करेंगे कि जितने भी प्रीवियस ईयर में आपके एमसीक्यूज पूछे गए, उन एमसीक्यू के बेस पर हम किस तरीके से उससे थ्योरी क्रिएट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज चैप्टल? चैप्टल क्या है? तो जब भी चैप्टल शब्द की बात आती है तो आपके दिमाग में एक अनोखा सा शब्द आ जाता है कि ये चैप्टल पता नहीं कहां से आ गया। और पहला क्वेश्चन ही सर ने खतरनाक सा दे दिया है, और ये आपका 2023 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। चैप्टल की जब हम बात करते हैं तो चैप्टल आपका भूमध्य सागरीय जलवायु से संबंधित है। तो ये क्या है? आपका एक भूमध्य सागरीय जलवायु ही है। तो ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागरीय जलवायु को ही चैप्टल के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार की जो जलवायु है ये महाद्वीपों के इस प्रकार की जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। खास तौर पर अगर हम देखें तो नॉर्थ अमेरिका में जो कैलिफोर्निया वाला बेल्ट है, तो नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया में, ऐसे ही आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो साउथ अमेरिका के अंदर एक मिनट में बैक आ रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की जलवायु की जब हम बात करते हैं तो ये जलवायु आपको तो भूमध्य सागरीय जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया वाले बेल्ट में पाई जाती है। और उसी प्रकार से अगर आप साउथ अमेरिका में जाएंगे तो साउथ अमेरिका के चिली जैसे देशों में आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु है। आपको ये जलवायु दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। अब क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है कि ये कहां पर है। तो इसका मतलब है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन या सवाना से ये संबंधित नहीं है। तो ये कैलिफोर्निया की जो भूमध्य सागरीय बायोम है इससे संबंधित है। तो ये आपका जो कैलिफोर्निया के अंदर जो हमें बायोम मिल रहा है उससे संबंधित है आपकी ये जलवायु। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? तो ये संबंध किससे होगा? आपका कैलिफोर्निया की जलवायु से संबंधित होगा। तो आपका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। ये मैंने इसके बारे में लिख लिया है, ये आप थोड़ा सा इसको स्टडी कर लेना नोट्स में से। चैप्रल के बारे में लिखा हुआ है। ये एक भूमध्य सागरीय बायोम है जो कैलिफोर्निया चिली के अंदर मिलता है। और ये इसमें क्या होता है, शुष्कता ज्यादा होती है। तो शुष्कता ज्यादा होने के कारण यहाँ पर आग लगने के चांस भी क्या है, सबसे ज्यादा मिलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग आल्सो कॉल्ड द क्लोज्ड सवाना? तो किसे बंद सवाना के नाम से जाना जाता है? तो बंद सवाना को पढ़ने से पहले अगर आप सवाना वनस्पति के बारे में क्लियर कर लें तो सवाना वनस्पति की बात करेंगे तो सवाना एक उष्ण जलवायु का पार्ट है, या उष्ण बायोम कह सकते हैं। ये एक प्रकार का क्या है, उष्ण बायोम है, या एक उष्ण जलवायु का पार्ट है, या उष्ण जलवायु यानी कि घास के मैदानों से संबंधित ये वनस्पति होती है। तो ये कहां पर मिलती है? तो ये आपको अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा, ये आपको साउथ अमेरिका के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और तीसरा, आपको ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आपका केवल सवाना से नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सवाना के किस पार्ट को क्लोज्ड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब ये क्लोज्ड क्यों कहा जा रहा है? तो क्लोज्ड ऐसे फॉरेस्ट को कहा जाता है जहां पर वनों की जो कैनोपी है वो काफी ज्यादा डेंस बनती है। तो काफी ज्यादा जब सघन कैनोपी बनना स्टार्ट होती है, तो पेड़ों की जो कैनोपी है वो काफी ज्यादा जब सघन बनती है तो उसको कहा जाता है क्लोज्ड फॉरेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? क्लोज्ड फॉरेस्ट। तो ये वेरी डेंस फॉरेस्ट का पार्ट होते हैं। किसका पार्ट होते हैं? वेरी डेंस फॉरेस्ट का पार्ट होते हैं। इसको हम क्लोज्ड फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन अभी भी हमारा यहां से कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट तब होगा जब हम इसका आंसर बताएंगे। तो वुडलैंड सवाना फॉरेस्ट को ही किसके नाम से जाना जाता है? क्लोज्ड फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये तो आप जानते हैं कि सवाना क्या है, ये हम समझ चुके हैं। तो बंद सवाना के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें वृक्षों का घनत्व अधिक होता है और इनकी कैनोपी जो होती है वो काफी ज्यादा घनी हो जाती है। और सवाना जो है ये आपको अफ्रीका महाद्वीप के सेरेंगेटी में, दक्षिण अमेरिका में और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपको देखने को
मिल जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में जो आपका ब्राजील वाला बेल्ट है, खास तौर पर वहां पर आपको ये सवाना वनस्पति, जहां पर इसको सेल्वास के नाम से या एक सेरेंटो करके नाम मिलेगा, सोरोटो के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, भूमध्य सागरी बायोम दूसरे क्रम का बायोम है। भूमध्य सागरी, या सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जो भूमध्य सागरी बायोम है ये किसका बायोम है, तो भूमध्य सागरी आपका एक शीतोष्ण कटिबंधीय बायोम है। तो जब भी हम बायोम का अध्ययन करते हैं बेटा, जब भी हम बायोम का अध्ययन करेंगे तो बायोम को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक आपके उष्ण बायोम होता है और एक हम डिवाइड करते हैं जिसको शीतोष्ण बायोम के नाम से जाना जाता है। उष्ण बायोम की अगर हम बात करेंगे तो उष्ण बायोम के अंदर जो आपके पार्ट आते हैं, उष्ण बायोम के अंदर जब हम स्टडी करते हैं तो यहां पर आपका एक उष्ण सदाबहार बायोम आता है, दूसरा आपका इसमें पर्णपाती बायोम आता है, और तीसरा आपका इसके अंदर तो सदाबहार, पर्णपाती, और तीसरा जो आता है वो सवाना वनस्पति का बायोम आता है। जब हम शीतोष्ण बायोम की बात करते हैं तो इसमें भी शीतोष्ण सदाबहार वन आते हैं, तो इसमें भी सेम मिलेगा, सदाबहार मिलेगा, इसमें भी आपको पर्णपाती मिलेगा। बस यहां से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो यहां पर आपको शीतोष्ण घास के मैदान मिल जाते हैं, तो यहां पर आपको शीतोष्ण घास मिलने लगती है, तो यहाँ पर शीतोष्ण घास मिलती है, और ये घास आपको तीन कैटेगरी में आपको याद रखना है। तो शीतोष्ण घास के अंदर अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको स्टेपी मिलेगा, इसके अंदर आपको प्रेरीज मिलेगा, प्रेरीज मिलेगा, और इसी के अंदर आपको पंपास मिलेगा, और इसी के साथ आपको यहाँ पर चौथे नंबर पर भूमध्य सागरी जलवायु मिलती है, भूमध्य सागरी जलवायु मिलेगी। तो भूमध्य सागरी जलवायु का हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये किस प्रकार की है, शीतोष्ण, यानी कि सवाना जो है ये भी आपका एक घास का मैदान है। तो सवाना लेकिन आपका उष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड है, और बाकी के आपके शीतोष्ण कटिबंधीय ग्रासलैंड के पार्ट है। यहां तक क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका ए आंसर हो जाएगा, और डिस्क्रिप्शन मैंने ये सारा आपको दे दिया है, अलग अलग पार्ट्स में इसको आपको मैंने डिवाइड करके पूरा व्यवस्थित बना दिया है। तो यहाँ पर आपका मध्य अक्षांशीय सदाबहार दिया हुआ है, पर्णपाती दिया हुआ है, भूमध्य सागरी दिया हुआ है, सबके बारे में लिखा हुआ है, तो आप इसकी स्टडी कर लेंगे। ये आपके बायोमास का पिरामिड है, तो पिरामिड के क्वेश्चन अभी हम करेंगे कि यहाँ पर सिर्फ आपको ये समझ में आ जाएगा कि विषुवत रेखा क्षेत्र से, अगर हम विषुवत रेखा क्षेत्र से नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर जाते हैं तो ये बायोम का पिरामिड आपको इस तरीके से याद रखना होता है। सबसे पहले उष्ण, फिर शीतोष्ण, फिर उपध्रुवीय, और सबसे ऊपर क्या मिलते हैं आपको, ध्रुवीय क्षेत्र देखने को मिलता है। व्हाट इज द लोकल नेम ऑफ द सवाना रीजन इन ब्राजील, तो मैं अभी आपको बता चुका था कि ब्राजील में जो सवाना वनस्पति पाई जाती है, ये ब्राजील की अगर हम बात करेंगे तो साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर, अगर आप साउथ अमेरिका महाद्वीप में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो कंट्री मिलेगी, तो ये जो कंट्री है पूरी की पूरी, ये कंट्री कहलाती है आपकी ब्राजील। तो इस पूरे ब्राजील के अंदर आपको एक नदी मिलती है जिसको अमेजन नदी के नाम से जाना जाता है, और इसी अमेजन में जो फॉरेस्ट पाया जाता है उसको सेल्वास के नाम से जाना जाता है, और इसी सेल्वास वनों को कई बार सेराडो के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार से आपका सवाना वनस्पति का ही पार्ट है। तो सवाना तो पूरे का पूरा बायोम हो गया, और उसमें जो वनस्पति है वो आपकी सेल्वास है। और अमेजन फॉरेस्ट आप जानते हैं कि वर्ल्ड लेवल पर, पूरे विश्व स्तर पर जब आप इस अमेजन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये अमेजन जो वन है ये आपके सेल्वास वनों की कैटेगरी में आते हैं, और ये विश्व के सबसे आबादी वाले वन है, सबसे ज्यादा घने वन है, इसलिए इनको लंग्स की संज्ञा दी जाती है। इनको क्या बोला जाता है, वर्ल्ड के लंग्स बोला जाता है। यानी कि 25% तक ऑक्सीजन, 20 to 25% तक ऑक्सीजन ओनली आपका अमेजन फॉरेस्ट आपको प्रोवाइड करवाता है। तो ये एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सेराडो के नाम से आप लिख सकते हैं, तो सेराडो के नाम से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच स्टेटमेंट अबाउट द ह्यूमस आर करेक्ट, तो ह्यूमस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है या सही नहीं है। तो ह्यूमस को विकसित होने में बहुत लंबा समय लगता है। तो जब भी किसी सेंटेंस में फोर्स किया जाता है तो वो स्टेटमेंट ज्यादातर गलत होते हैं। तो ह्यूमस को विकसित होने में समय लगता है, लेकिन बहुत लंबा समय लगता है, ये गलत हो सकता है।
ह्यूमस सूक्ष्मजीवी क्रिया के प्रति अत्यधिक, देखो फिर से फोर्स किया जा रहा है, अत्यधिक प्रतिरोध होते हैं, यानी कि सामान्य प्रतिरोध होते, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो इसलिए ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत साबित होंगे। तो आपका 4 आंसर आ जाएगा, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड, बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हैं। ये डिस्क्रिप्शन इसका लिख सकते हैं आप, विच ऑफ फ्लोइंग इज अ ट्रॉपिकल बायोम। तो मैं आपको अभी ट्रॉपिकल बायोम बता चुका था, जिसमें 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपकी तो एक हम डिवाइड करते हैं सदाबहार के अंदर। तो एक कैटेगरी बेटा कौन सी आती है, सदाबहार वन की कैटेगरी आती है। दूसरी आपका पर्णपाती वाला क्षेत्र आता है, और तीसरा आपका जो आता है वो आपका सवाना वाला बेल्ट आता है। तो ये सवाना आपका क्या है, एक उष्ण कटिबंध का पार्ट है। बाकी अगर हम स्टेपी, प्रेरीज, पंपास के बारे में बता चुका, तो ये तीनों के तीनों, तो इन तीनों की बात करेंगे तो ये शीतोष्ण घास के मैदान है। तो ये क्या है, आपके शीतोष्ण जलवायु से संबंधित है। स्टेपी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपको एशिया महाद्वीप के अंदर मिल जाएगी, सेंट्रल एशिया में। प्रेरीज की बात करेंगे तो ये नॉर्थ अमेरिका में, और पंपास जो मिलेगा ये आपको साउथ अमेरिका में मिल जाएगा। ये मैंने सारी की सारी कैटेगरीज आपको दे दी है यहाँ पर। ये सारी कैटेगरीज लिखी हुई हैं उष्ण कटिबंध बायोम की, ये आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंध बायोम की सारी कैटेगरीज हैं, और इनके बारे में भी मैंने यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। ये पूरा डिस्क्रिप्शन बहुत ही डिटेल से तैयार किया गया है। तो सवाना वनस्पति उष्ण कटिबंधी बायोम का पार्ट है, मतलब एक तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। स्टेपी शीतोष्ण का पार्ट है, प्रेरीज भी शीतोष्ण का पार्ट है, पंपास आपका दक्षिणी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान है। प्रेरीज आप देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका में मिलता है। स्टेपीज आपको जो है ये एशिया में, यहाँ जैसे लिखा हुआ है मध्य एशिया में मिलता है। और जो सवाना है ये आपको अफ्रीका के सवाना क्षेत्रों में मिल जाता है। क्लियर हुआ? विच स्टेटमेंट अबाउट द मेराइन बायोमास आर करेक्ट। तो समुद्री पारिस्थितिकी बायोमास के तंत्र संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पर बायोमास की अगर हम बात करेंगे तो बायो में देखो ये जो दिया हुआ है ये पिरामिड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पिरामिड की। जब भी हम पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड आपके 2-3 तरीके से बनते हैं। तो एक तो पिरामिड आपका जब बनाया जाता है वो संख्या के आधार पर बनाया जाता है। एक पिरामिड जो बनाया जाता है वो आपका जैव भार के आधार पर, यानी कि बायोमास के आधार पर बनाया जाता है। तीसरा जो होता है वो ऊर्जा के आधार पर बनाया जाता है। तो 3 तरीके के बायोमास बनते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जैव भार की। जैव भार का जो पिरामिड होता है ये हमेशा दो तरीके के पिरामिड बनते हैं, एक स्थलीय भाग में बनता और एक जलीय भाग में बनेगा। तो दोनों जगह आपके डबल पिरामिड बनेंगे, कुछ स्थलीय भाग के पिरामिड बनेंगे, कुछ समुद्री भाग के पिरामिड बनेंगे। स्थलीय भाग का जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा आपका सीधा पिरामिड बनेगा, और जलीय भाग का जो पिरामिड बनेगा वो आपका हमेशा उल्टा पिरामिड बनेगा। तो ये बस याद रखना कि समुद्री पारिस्थितिकी का या जो जलीय भाग का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, और स्थलीय भाग का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा बनता है। किसके आधार पर? जैव भार के आधार पर। संख्या ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हैं, हर जगह अलग तरीके का पिरामिड बनता है। संख्या और ऊर्जा के आधार पर इनकी कैटेगरीज अलग होती है। पिरामिड का टॉपिक हम अलग से करेंगे, यहाँ पर हम पिरामिड को ज्यादा टारगेट अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक बायोमास से संबंधित, बायोम से संबंधित है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया तो कर लेते हैं। तो समुद्री बायोमास का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता, तो ये स्टेटमेंट सही है। मछलियों का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से अलग अधिक होता है। तो किसी भी स्थलीय बायोम के अंदर आप बेटा जब जाओगे तो यहाँ पर जब आप नीचे वाले कैटेगरी में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारी छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि जीव जंतु मछलियां आपको मिलेंगी। तो इनकी संख्या तो क्या है? ज्यादा है, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। और ऊपर वाले भाग में, सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, ये इसमें नहीं बनेगा, ये इसमें बनाना था। इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पर ये जो जैव भार के बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इनकी जो संख्या है वो नीचे काफी ज्यादा मिलेगी। तो ये संख्या में तो काफी ज्यादा आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना, इसलिए ये नीचे रहेंगे। और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मछलियां आपको मिलेंगी जिनकी संख्या तो कम है लेकिन इनका जो जैव भार है
तो इनका जो जैव भार है वो इनकी संख्या से, इनकी यहाँ पर संख्या ज्यादा है और इनकी संख्या क्या है, कम है। ठीक है, तो संख्या के आधार पर बनाएंगे तो वो अलग बनेगा, लेकिन यहाँ पर जैव भार इनका क्या है, अधिक है, और नीचे वाला जो जैव भार है वो क्या रहेगा, कम रहेगा। तो मछलियों का जो, मछलियां सबसे ऊपर रखी जाती हैं, तो मछली का जो जैव भार है वो जैव भार आपके फाइटोप्लैंक्टन्स यानी कि जो प्रोड्यूसर हैं उनसे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। तो तीसरा जो सी आंसर है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, ये पूरे का पूरा दिया हुआ है, ये आप देखेंगे इन्वर्ट पिरामिड्स ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इसका बायोमास क्या होगा, उल्टा बनेगा, नीचे नंबर ज्यादा ऊपर नंबर कम है, लेकिन उनका जो बायोमास है वो क्या होगा, इन फाइटोप्लैंक्टन्स की तुलना में ज्यादा होगा। तो ये आपका लिखा हुआ है, मछलियों का बायोमास फाइटोप्लैंक्टन से अधिक होता, पिरामिड हमेशा उल्टा बनेगा। बायोमास पिरामिड इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो अभी ये ग्रासलैंड आपका संबंध है स्थलीय भाग से। तो स्थली में जब भी बायोमास का पिरामिड बनेगा वो हम बता चुके हैं हमेशा कैसा बनेगा, नीचे बनेगा, वो सीधा बनेगा। तो ये पिरामिड हमेशा कैसा बनेगा, आपका सीधा। और समुद्री पारिस्थितिकी में होता तो ये कैसा बनता, हमेशा उल्टा बनता। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सीधा खड़ा पिरामिड मिलेगा, अपराइट पिरामिड मिलेगा। तो ये इस तरीके का, तो ये जो पिरामिड है ये जलीय पारिस्थितिकी का है। तो जलीय भाग का जो पिरामिड है वो, सॉरी, ये स्थलीय है, तो स्थलीय भाग का पिरामिड सीधा खड़ा है, और जो जलीय भाग है उसका पिरामिड कैसा मिलेगा, आपको उल्टा मिलेगा। क्लियर हो गया। तो दो तरीके के पिरामिड हमारे बनाए जाते हैं, एक सीधा पिरामिड और एक उल्टा पिरामिड। तो घास क्षेत्र या जल स्थल या घास क्षेत्र या स्थल पर पाए जाने वाले अधिकांश परितंत्रों के बायोमास पिरामिड एक बड़ा आकार से बनता है और शीर्ष एक लघु पोषक स्तर होता है, और इसका पारिस्थितिकी जो बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा। तो ये जैव भार के आधार पर दो पिरामिड आपको याद रखने हैं। मानसून वनों के नाम से किसे जाना जाता है, तो किसे मानसून फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या शंकुधारी। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसून फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको भारत के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन है, इसको आप एक बार स्टडी कर लेंगे। यहाँ पर स्वपोषी, परपोषी, मृतोपजीवी और तृणभक्षी दिए हुए हैं। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। जो कंज्यूमर होता है वो परपोषी होता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। जो डीकंपोजर होता है वो मृतोपजीवी होता है, ये भी सही है। तो मतलब जो हार्बीवोरस दिया हुआ है, तृणभक्षी जो दिए हुए, यानी कि एक तरीके के शाकाहारी होते हैं, और ये शाकाहारी जो होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं बेटा, प्राथमिक उपभोक्ता की कैटेगरी में आते हैं। मांसाहारी आपके फिर द्वितीयक तृतीयक में चले जाते हैं, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर आएंगे। तो ये आपका डी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये द्वितीयक नहीं आएगा, प्राथमिक आना चाहिए था। विच रीजन इज द हाईएस्ट इकोलॉजिकली प्रोडक्टिविटी, कौन सा प्रदेश उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता का है, मरुस्थल, घास के मैदान, आर्कटिक रीजन या ट्रॉपिकल एंड तो आपका टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन। तो डेजर्ट में तो ज्यादा पारिस्थितिकी नहीं मिलेगी, एरिड रीजन या आइस रीजन में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आर्कटिक रीजन वैसे ही किससे बना हुआ है, पूरे का पूरा ग्लेशियर से कवर है। तो यहाँ पर भी ज्यादा आपको प्रोडक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। ये दो आंसर हो सकते हैं, लेकिन इससे बेस्ट हमारे पास आंसर सेकंड है। तो ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल टेम्परेट फॉरेस्ट रीजन, जहाँ की जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा होती है। ये डिस्क्रिप्शन है, पढ़ सकते हैं ना, एक बार इसको देख लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं। उच्च पारिस्थितिक उत्पादकता करते कि किसी क्षेत्र में जैविक पदार्थों का उत्पादन अधिक हो रहा है, यानी कि वो कितना ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं उसकी पारिस्थितिकी उत्पादकता। उष्ण एवं शीतोष्ण कटिबंधीय वनी प्रदेश, जैसे उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, शीतोष्ण वन, उच्च जैव विविधता, अनुकूल जलवायु और प्रचुर मात्रा में सूर्य के प्रकाश के कारण उच्च पारिस्थितिकी उत्पादकता वाले क्षेत्र होते हैं। इन क्षेत्रों में पौधों और अन्य जीवों में वृद्धि तेजी से होती है, जिस कारण बायोमास का उत्पादन भी क्या होता है, यहाँ पर अधिक होता है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कुछ ग्रासलैंड दिए हुए हैं, कौन सा सम्मिलित नहीं है, जैसे प्रेरीज, पंपास, डाउन्स और लानोज। तो प्रेरीज, पंपास, डाउन्स और लानोज की अगर हम बात करेंगे, ये क्या है, विश्व के प्रमुख ग्रासलैंड है। जैसे प्रेरीज की बात करेंगे, कौन सा सम्मिलित नहीं है,
तो प्रेरीज जो है ये आपको नॉर्थ अमेरिका के अंदर मिलता है, और नॉर्थ अमेरिका में कनाडा और यूएसए दोनों आप आंसर लगा सकते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज जो घास के मैदान मिलते हैं वो आपको, सॉरी एक मिनट, हाँ ठीक है, तो ये दोनों आंसर लगा सकते हैं। इनका संबंध आपका मिसिसिपी नदी वाले क्षेत्र से होता है, तो नॉर्थ अमेरिका नहीं दिया है तो आप यहाँ पर ये लगा सकते हैं। पंपास की अगर हम बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होना चाहिए। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पंपास ऑस्ट्रेलिया में, मुझे लग रहा है प्रेरीज में ही गड़बड़ है कहीं ना कहीं। प्रेरीज कनाडा में आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं इसको, अभी देखते हैं। तो जो पंपास है, तो पंपास तो हम जानते हैं कि ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, तो ये आपका सही है। इसको भी मैं स्टार बना दे रहा हूं, बाकी का देखते हैं। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। लानोस की अगर हम बात करेंगे तो ये लानोस आपको कहाँ मिलता है, तो जो साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका के अंदर कई तरीके के ग्रासलैंड आपको मिलते हैं। तो साउथ अमेरिका के अंदर यहाँ पर जो ग्रासलैंड आपको मिलता है अमेजन वाले क्षेत्र में, उसको सेल्वास कहते हैं, यानी कि जो सवाना वनस्पति का है। इसी के नीचे आपको एक क्षेत्र मिलता है जिसको ग्रांड चाको कहा जाता है, और इसी के नीचे क्षेत्र मिलता है जिसको पंपास कहा जाता है। ये साउथ अमेरिका के अंदर बहुत प्रकार की वनस्पतियां आपको देखने को मिलती हैं, और इसी के ऊपर आपको लानोस मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पर, लानोस। लानोस का जो संबंध है, यहाँ पर एक नदी है ओरिनिको, तो ओरिनिको नदी से संबंधित है आपका कौन सा, लानोस का मैदान। तो ये लानोस का संबंध बेटा किससे, ओरिनिको से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट आपका बहुत दूर का है, तो इससे ये ज्यादा गलत है, तो हम डी आंसर लगाएंगे। देखो अगर डी वाला ऑप्शन हमारा सही होता, मान लो कि लानोस के सामने इन्होंने साउथ अमेरिका दिया होता या ब्राजील वगैरह ऑप्शन में दिया होता, तो हम इसको सही कर लेते, तो प्रेरीज वाले को गलत कर देते। लेकिन प्रेरीज से ज्यादा गलत कौन सा है, लानोस। उसका कॉन्टिनेंट तो कम से कम सही है, कॉन्टिनेंट ही चेंज हो गया। तो लानोस या दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में कोलंबिया, वेनेजुएला और ब्राजील से जुड़ा हुआ एक विस्तृत उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, एंडीज पर्वत के पूरब में स्थित है। प्रेरीज हम जानते हैं ये शीतोष्ण घास के मैदान है, जो अमेरिका, मैक्सिको वगैरह, कनाडा वगैरह में पाए जाते हैं। कनाडा वगैरह भी दिया हुआ है। पंपास, पंपास या पंपा या क्वेशुआ, इसका अर्थ होता है मैदाना, दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। ये भी आपका क्या, एक शीतोष्ण घास का मैदान है। डाउन्स क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक प्रमुख कृषि क्षेत्र होता है, यानी कि एक ये भी ग्रासलैंड का पार्ट है। किस पारिस्थितिकी तंत्रों को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है, लैंड ऑफ, लैंड विच इकोसिस्टम इज नोन एज द लैंड ऑफ द बिग गेम्स, यानी कि बड़े शिकारियों की भूमि किसे कहा जाता है, तो ये समाना आंसर कर लेना। तो सवाना को ही हम क्या कहते हैं, बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, सवाना बायोम को बड़े शिकारियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर विल्डर बीस्ट जैसे बड़े शाकाहारी तथा रॉर और लकड़ियों जैसे बड़े एवं शीर्ष मांसाहारियों की प्रजातियां लिख लेना। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, इसलिए मैंने टाइप के बाद चेंज नहीं कर पाया, तो यहाँ पर आप लिख लेना प्रजाति उपस्थित है, प्रजाति उपस्थित है, जिनमें यहाँ पर एक समृद्ध लिख लेना, या समृद्ध खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है, और ये पारिस्थितिकी शिकारियों को खेल और उनके जीविका हेतु आकर्षित भी करता है, इसलिए इसको शिकारियों की भूमि कहा जाता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की और वनस्पति का सही क्रम क्या होगा, यानी कि अगर हम इक्वेटर से जाते हैं, तो इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ पोल की या साउथ पोल की ओर जाते हैं, तो इसका जो सही अरेंजमेंट है, जो सही सीक्वेंस होगा बेटा, वो सही सीक्वेंस आपका यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, यानी कि ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा और सवाना। दूसरा दिया हुआ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट स्कर्प या टुंड्रा, डेजर्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन या डेजर्ट फॉरेस्ट। तो इसका सही आंसर आप क्या लगा सकते हैं, तो ये सबसे पहले आपको उष्ण कटिबंधीय वन मिलेंगे, तो आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट लगा सकते हैं, उसके बाद आपका डेजर्ट, और उसके बाद क्या लगा सकते हो, तो बी आंसर आपका सही हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन बहुत अच्छे से मैच करके नहीं दिए हुए, तो फिर भी आप इनमें बी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इस तरीके का, तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की यात्रा करते समय वनस्पति का सही क्रम उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, फिर मरुस्थलीय, और उसके बाद टुंड्रा वनस्पति आपको देखने को मिल जाएगी। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को भी कहा जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसूनी
फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मानसूनी फॉरेस्ट नहीं, मानसूनी नहीं आएगा, इसके वर्षा वन सही आंसर आएगा। तो इसको लगा लेना, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन पर गई नहीं हम। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, सदाबहार वृक्षों से युक्त होते हैं। ये काफी ज्यादा टाइपिंग में मिसप्रिंट हुआ है, वृक्षों से युक्त होते हैं। ये वन उच्च वर्षा, गर्म जलवायु और समृद्ध जैव विविधता के लिए जाने जाते हैं। ये मुख्य रूप से भूमध्य रेखा के निकट अमेजन बेसिन, कांगो बेसिन, दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पोरपाइज, डॉल्फिन, व्हेल आदि के पालन या प्रशिक्षण को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए ये अंग्रेजी में याद रखना, इसको ओशियन रेंचिंग के नाम से जानते हैं। हिंदी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में याद रखना। तो ये क्या कहलाता है? ओशियन रेंचिंग के नाम से जाना जाता है। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है? तो ऊर्जा पिरामिड, संख्या पिरामिड या बायोमास। देखो बायोमास तो अभी हम पढ़ चुके थे कि ये सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। तो बायोमास का पिरामिड हमेशा सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। लेकिन ऊर्जा का पिरामिड हमेशा देखेंगे कि, क्योंकि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशी होता है। और यहाँ पर आपका 10% का जो ऊर्जा का नियम है वो भी आपका काम करता है। तो इसलिए ऊर्जा का प्रवाह क्या होगा? हमेशा सीधा बनेगा। ए आंसर आपका सही आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये एनर्जी का पिरामिड दे दिया, तो एनर्जी का लिंडमैन का जो 10% का नियम है उसके हिसाब से ये हमेशा क्या बनेगा? सीधा बनेगा। क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा उत्पादकता ज्यादा होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी का क्या होता जाएगा? लॉस होता जाएगा। लेकिन जब हम बायोमास का बनाएंगे, तो जब आप बायोमास के आधार पर बनाएंगे तो ये सीधा भी बनेगा और उल्टा भी बनेगा। या ये आपका संख्या के आधार पर है, ये संख्या का दिया हुआ, तो संख्या के आधार पर ये पिरामिड सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। और जैव भार के आधार पर बनाते हैं तो ये आपका सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी बन सकता है। कैल्प वन किस प्रकार का पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कैल्प जो फॉरेस्ट है ये किस प्रकार के फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है? तो ये एक प्रकार का समुद्री वनों की कैटेगरी में आता है। तो ये सी आंसर आप कर लेंगे, समुद्री कैटेगरी सही आंसर आएगा। तो कैल्प एक प्रकार के बड़े समुद्री शैवाल से बने पानी के नीचे के क्षेत्र है, जो घने समूह में उगते हैं, जो समुद्र में पाए जाने वाले जंगलों के समान है। आमतौर पर ठंडे उथले पानी, ये उथले कर लेना, सामान्यतः ठंडे उथले पानी में तट के पास उगते हैं, जहां सूरज की रोशनी पहुंच सकती। कैल्प वन दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादक गतिशील पारिस्थितिकी प्रणालियों में से एक माने जाते हैं। इन्वर्टेड बायोम पिरामिड सीन, इन्वर्टेड का यानी कि उल्टा पिरामिड। तो जय भार का जो उल्टा पिरामिड बनता है वो कहां पर बनता है? जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत बनता है। तो जलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत जब भी जय भार का ऊर्जा का पिरामिड, हमेशा याद रखना, ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधे बनते हैं, संख्या पिरामिड उल्टे सीधे दोनों बनते हैं, और जय भार के पिरामिड भी उल्टे सीधे दोनों प्रकार के बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ ये देखेंगे तो बायोमास का सीधा पिरामिड भी बनेगा और बायोमास का आपका उल्टा पिरामिड भी बनेगा। दो पारितंत्रों के बीच की संक्रांति को, तो जो एक ट्रांजिशन जोन आता है बिटवीन द टू इकोसिस्टम, तो उसको क्या बोलते हैं? इकोटोन के नाम से जाना जाता है। तो इकोटोन दो प्रजातियों के बीच का एक संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, जिसको कहते हैं इकोटोन। पौधों और जानवरों में सबसे अधिक विविधता किसकी विशेषता है? तो सबसे ज्यादा पौधों और जानवरों में जो विविधता पाई जाती है वो किस फॉरेस्ट के अंदर पाई जाती है? तो वो उष्णकटिबंधीय। तो ये किसमें पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय नम फॉरेस्ट के अंदर पाई जाएगी। उष्णकटिबंधीय नम फॉरेस्ट के अंदर ये देखने को मिलेगी। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सागौन एवं प्रमुख वृक्ष प्रजाति है? तो सागौन आपके कहां पर मिलते हैं? तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, ए आंसर आप लगा सकते हैं। तो सागौन आपका उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती से संबंधित है। निम्नलिखित राज्यों में किस प्रकार के वनों में, अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया। अगला है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मिजोरम, किस राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो हिमाचल में नहीं मिलेंगे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम दोनों में मिलेंगे। 1 और 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। अगला स्टेटमेंट है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है?
तो किन क्षेत्रों में मैंग्रोव, सदाबहार यानी कि तीनों प्रकार के वन आपको किस क्षेत्र में देखने को मिल सकते हैं? तो ये तीनों प्रकार के वन आपको अंडमान एंड निकोबार वाले द्वीप समूह के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखीय वनों की विशिष्ट विशेषताएं हैं? तो भूमध्य रेखीय वनों की अगर हम बात देखेंगे, ऊंचे एक दूसरे से सटे वृक्षों की उपस्थिति जिनसे मुकुट एक सतत छत्र बनता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये सब यूपीएससी के क्वेश्चन है, यूपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन। बड़ी संख्या में प्रजातियों का सह अस्तित्व, अधिपादकों की अनेक किस्में, तो ये सारी ही विशेषताएं आपको मिल जाएंगी, तो डी आंसर आ जाएगा। तो ऐसे वनों के अंदर आपको सभी प्रकार की विशेषताएं देखने को मिल जाती है। क्लियर हो गया? तो आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन है ये। जलवायु को याद रखना कि जो पर्यावरण हम पढ़ रहे हैं इसमें एक साथ बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं इसको 3-4 क्लासों में आपको कराऊंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके, और 1-2 क्लासों में हम इसको खत्म कर देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। निम्नलिखित में से कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? तो यूरेशिया में पाए जाने वाले घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? स्टेपी के नाम से जाना जाता है। डाउन्स जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। वेल्ड आपको अफ्रीका वगैरह में मिल जाएंगे। प्रेरीज आपको एशिया वगैरह में मिल जाता है। तो स्टेपी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये थे बेटा आज की क्लास के आपके, एक छोटा सा टॉपिक था बायोमास। तो उस बायोमास से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। अगला जो चैप्टर आएगा वो आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, तो उसमें हम पर्यावरण संरक्षण वगैरह के टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिससे आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास यही समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।